पढ़ेंगे ब्लांचिंग को संक्षेप में। क्वेश्चन नंबर 6 से ब्लांचिंग क्या है। तो ब्लांचिंग को अर्थ समझने के लिए हम लोग ऐसे समझें तो जल्दी याद होगा। कैसे? आपने देखा हो शादी होती है तो लड़कियां ब्यूटी पार्लर जाती हैं, कहते हैं ब्लीचिंग होगी और चेहरे की शाइनिंग आ जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग भी सब्जियों में करते हैं जिनकी डिब्बाबंदी करते हैं। जैसे वो हरी की हरी निकले डिब्बे में, तो रंग बनाए रखने के लिए हमें उन्हें कुछ गर्म पानी में डाल करके और उन्हें निकाल लेते हैं। इस क्रिया को ब्लांचिंग कहते हैं। इससे क्या होता है कि वो अब पकने की ओर पीली नहीं पड़ेंगी, हरी की हरी रहेंगी। बस ये होता है ब्लांचिंग। अब ब्लांचिंग करते समय और ज्यादा गर्म हो गई और वो पिलपिली टाइप की हो गई, तो अब हम उसे शक्कर के या नमक के घोल में डालेंगे तो वो और गल जाएंगे। इसलिए क्या करें हम लोग, उन्हें चूने के पानी में डाल दो 1-2 घंटे के लिए। जब चूने के पानी में डाल देंगे तो चूने के पानी से वो धीरे धीरे ठुठुर के कैसी हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे। तो कड़ापन लाने की क्रिया को फॉर्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कड़ापन लाने की क्रिया को फॉर्मिंग कहते हैं। तो देखो, डिब्बाबंदी से पहले फल और सब्जियों को उबलते हुए पानी में निथारना है, डुबा करके निकाल लेना समय कुछ समय तक के लिए। इस क्रिया को ब्लांचिंग कहते हैं। अब डिब्बाबंदी, ब्लांचिंग क्लियर हो। डिब्बाबंदी से पहले फल सब्जियों में कड़ापन यानी स्ट्रॉन्ग पल लाना है, टाइट रहे, घोल के अंदर टाइट बनेगा, उसके लिए 2-3 घंटे के लिए चूने के पानी में डुबा देते हैं, फॉर्मिंग कहलाएगा। तो ये हमारे 2-2 नंबर के प्रश्न हो गए। अब देखें 7वां, सहकारिता के कोई 2 आधारभूत सिद्धांत लिए। सहकारिता क्या होती है? गांव में बोलते हैं सोसाइटी। क्या बोलते हैं? सोसाइटी। जिससे किसान खाद लाता ना, सोसाइटी क्या लाता है? खाद लाता, वही वाली सोसाइटी है। यदि हम लोग सोसाइटी में हैं तो हमारे कर्तव्य क्या है? इसमें पूछ रहे हैं कि इसके सिद्धांत बताइए। सिद्धांत का मतलब है कि सोसाइटी किस आधार पर काम करती है, उसके नियम कायदे को जानना उसके सिद्धांत होते हैं। लोग कहते नहीं यार बहुत सिद्धांतवादी आदमी है। कैसा है? बहुत सिद्धांतवादी आदमी। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें सहकारिता के द्वारा सिद्धांत। नंबर 1, समानता का दिक्कत। सोसाइटी में हम लोगों ने भाग लिया है, करीबन 7 से अधिक लोग होते हैं सोसाइटी में। 7 से यदि आ जाए तो सोसाइटी में कितने सदस्य होते हैं? तो 7 से अधिक, मोर देन 7। अरे 7 हूँ, 8 हूँ, 10 हूँ, मतलब 7 से कम ना हो, तो 7 से अधिक होते हैं। तो सारे लोगों में, सातों लोगों में समानता का अधिकार है, समान वोट देने का अधिकार है, समान लाभ लेने का अधिकार है। वो हो गई समानता का अधिकार। दूसरी, अपनी मर्जी से आ जा, सदस्यता ले ले। यदि जाना है तो अपनी मर्जी से हम लोग तुम्हें बाकायदा दबाव नहीं देंगे कि नहीं सातू नहीं जा सकता, आप जा सकते हो। अब दूसरे सदस्य को जोड़ना है तो भैया हमने जितने पैसे सदस्यता में दिए थे, सदस्यता की पर्ची कटा लो, सदस्य बन जा, सिंपल काम। तो वो होती है ऐच्छिक सदस्यता। अब आती है इसमें लोकतांत्रिक और लोकांत्रिक नियंत्रण। उसमें कानूनी प्रक्रिया के ही तहत चलना है, लोकतंत्र के खिलाफ नहीं जाना है। मतलब ये है जैसे कि मान लो अब आ गए चुनाव, ऐसा है मैं सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ और मैं कहूंगा तैसे तुम्हें करना पड़ेगा, एक उसको वोट देंगे अपन लोग, ऐसा मैं नहीं कह पाऊंगा। यानी अध्यक्ष सोसाइटी में नहीं कहेगा, लोकतंत्र के खिलाफ नहीं जाएगा। कोई भी सोसाइटी जनता के खिलाफ गलत काम कर रही है, जो कानून के खिलाफ गलत कर रही है, वो नहीं करने देंगे। वो होता है लोकतांत्रिक। ठीक, तो ये हो गया हमारा साथ। अब आता है इसके अथवा में क्या है। किसान क्रेडिट कार्ड क्या है? तो किसान क्रेडिट क्या होता है? जो किसान होते हैं वो, उनके पास जमीन होती है, तो जमीन के पूरे कागजात पटवारी से लेकर के बैंक में जमा करते हैं कि साहब हम पे इतनी जमीन है, 5 बीघा, 10 बीघा, 25 बीघा, 50 बीघा, 100 बीघा, जितनी भी है। तो बैंक वाले कागज देखते हैं, कागज का पटवारी से वेरिफिकेशन हो जाता है। उसके बाद वो एक अकाउंट में पूरी डिटेल लगाते हैं, आपके जो है सर्वे नंबर, खेतों के नंबर लिखे जाते हैं और उसे डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है। अब वो कहते हैं मान लो आपके पास 10 बीघा जमीन है, कितनी है? 10 बीघा या 2 हेक्टेयर भी कह सकते हैं मान लो। तो 2 हेक्टेयर जमीन को जो है ना, वो क्या करेगा, सरकार के नियम के अनुसार उसको लोन देगा। यदि कहीं 5,000 रुपए पर बीघा देते हैं तो 10 बीघा पे वो 50,000 रुपए तक का लोन देगा, ऊपर लोन नहीं देगा। यदि आपने एक बार 50,000 रुपए लोन ले लिए और समय पे आपने चुकता कर दिया है तो आपकी सिविल स्कोर बढ़ गया है, तो वो अगली बार आपको ऊपर भी दे सकता है। तो किसान क्रेडिट कार्ड का मतलब है किसान की औकात बैंक में कितनी है उतने पैसा ले जा, ये है। अब जिसके पास कितने बीघा जमीन है? 10 बीघा है, 2 हेक्टेयर है, वो कह रहा भाई साहब 10 लाख रुपए दे दो। वो क्यों देगा भैया 10 लाख? 10 लाख की तो तेरी जमीन ही नहीं होगी।
तो ऐसा नहीं देते। सरकार या बैंक में नियम होता है कि इस क्रेडिट के हिसाब से दे सकते हैं 5,000 की बीघा से। तो किसान क्रेडिट एक कार्ड बन जाता है, बार बार उसे जमीन के कागज नहीं ले जाना पड़ते, केवल कार्ड दिखाएगा, कार्ड पर नंबर डले रहते हैं और इससे वो उसको देख लेता है कि इसकी सिविल स्कोर क्या है, कितना पहला लोन है, कितना वो दे सकते हैं। तो ये कार्ड बन जाता है बैंक में, इसलिए हम बोलते हैं किसान कार्ड। 1999 में ये चालू हुआ था, सरकार ने इसको चालू किया था। अब बात है कि ऐसी किसान बैंक खाता पत्र योजना भी कहते हैं, इसके बारे में देखो। तो किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है, या किसान बैंक क्रेडिट कार्ड, ये बैंक शब्द लगा ना इस पर। क्रेडिट कार्ड योजना एक सरकारी योजना है जिसमें भारत सरकार ने किसानों को समय पर कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने की सुविधा शुरू की है। यह योजना 1998-99 के करीब सरकार ने की थी, 99 में लागू हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास नाबार्ड द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो आरबीआई भारत सरकार के जो है ना नियंत्रण में काम जो पैसा होता है वो आरबीआई का होता है ना, क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके तहत होता है। उसके तहत ये नाबार्ड बैंक करती है। नेशनल बैंक क्या लिखे, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए इस बैंक को इसने पैसा दिया और इसने ये किसान कार्ड कर दिया। अर्थात किसानों को लोन देने वाली सबसे बड़ी बैंक का नाम होगा नाबार्ड। क्या होगा, नाबार्ड। ये बैंकों को देती है, डायरेक्ट लोन नहीं देगी, ये अन्य छोटी बैंकों सोसाइटियों को पैसा देती है। तो ये होता है किसान क्रेडिट कार्ड। अब आता है अगला प्रश्न, भू सर्वेक्षण के दो उद्देश्य बताइए। भू सर्वेक्षण का मतलब भूमि, खेती की, फार्म की एक सर्वे कराइए कि कितना बड़ा फार्म है, क्यों कराएं, इसका क्या मतलब है। तो देखो जी, हमारा फार्म है ना, यहाँ से यहाँ तक ये आ गया। इस पे हमारे पास सर्वे नंबर 1 2 3 4 5 6 7। तो कल्लू के कितने खेत हैं भैया, कल्लू के पास है 7 खेत, जो उसका पूरा क्या बन गया, खाता। इस खाते पे कितनी जमीन है इसके बारे में, तो इससे पता लग गया। दूसरी बात, इसकी बाउंड्री कहाँ तक है, यहाँ तक है उसके खेत, कहाँ तक है, यहाँ तक है उसके खेत। ये तो इसकी एक सीमा निर्धारित हो गई, यहाँ से लंबाई निर्धारित हो गई, क्या हो गई, लंबाई निर्धारित हो गई। एरिया पता लग गया कितना है, नक्शा बन गया पूरा, जैसे मैप बोल सकते हैं। तो ये हमारे फार्म। तो इसके करने से फायदे ये हो गए, खेतों की सीमाएं निर्धारित हो गई कि भैया मेरा खेत यहीं तक है, यहाँ तक, ठीक। अब कोई दूसरे व्यक्ति ने अपना खेत जो है, मैं था नहीं तब तक, एक आया और ट्रैक्टर से ये जोत ली, अपने में मिला दिया ये दो साल। हम कहेंगे यार ऐसा थोड़ी होता, तुमने मेरा खेत जोत लिया, तो कहेंगे तेरा कहाँ से आया, तो हाँ भाई साहब ये देखो यहाँ तक मेरी जो बैठ गई है, जो इसकी सीमा है, तो यहाँ तक मेरा खेत है, बाकी तुम्हारा खेत है। तो सीमा निर्धारित करने के लिए होते हैं, सीमा पर लड़ाई और विवाद को निपटाने के लिए ऐसा करना होता है। क्षेत्र का सही मानचित्र, तो मानचित्र तैयार हो गया। सीमा पर विवाद सुलझाने के लिए, विवाद का क्या होता है, किसान लोगों में थोड़ा ऐसी स्थिति होती है कि गरीबी में वो का तो खेतने और बड़े जामे हो तो न खेत और न करे आए, तो उसके अंदर छोटी सोच हो जाती है। तो छोटी सोच के कारण वो आपस में खेतों की मेड़ काट डालते हैं, लड़ पड़ते हैं, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद आता है, ये हो गया क्रॉस स्टाफ क्या है, या गुनिया क्या है, क्रॉस स्टाफ या गुनिया क्या है। तो देखेंगे क्रॉस स्टाफ होता क्या है। जब हम लोग फार्म की नाप तोल करवाते हैं, क्या करवाते हैं, ये रहा क्रॉस स्टाफ, ठीक है, क्या है, क्रॉस स्टाफ है। क्रॉस स्टाफ का मतलब ये पूर्ण रूप से धन के निशान में होता है, कैसा होता है, पूरा धन के। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होता है, क्या होता है, 90 डिग्री कोण। इसकी पूरी लाइन को जो जरी लाइन से नाप रहे होते हैं, पटवारी वगैरह नापते हैं, तो जो ए बी मेन लाइन है, ए से बी, तो इस पर जो सीधी लाइन डलती है, उस लाइन पर वो 90 डिग्री का इसको उठा के इस पर रख देंगे ऐसे, ठीक है, कैसे रख देंगे, ऐसे। अब ऐसे हो गया, तो देखो आप 90 डिग्री का कोण डल गया, नहीं डल गया, ये। तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण डालने से मेड़ सीधी जाएगी, अन्यथा कहीं मेड़ डालेंगे ना तो ऐसे चली जाएगी, तो खेत खराब हो जाए, जानी है सीधी। तो सीधी जाने के लिए यहाँ पर कोण कितने डालेगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर कोण कितने का डालेगा, 90 डिग्री का, ये। तो इससे मुख्य लाइन पर समतल समकोण डालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्या है, मुख्य लाइन पर समकोण डालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये क्रॉस करेगा, यहाँ पे लाइन तो ऐसे जा रही थी, है ना, इसको यहाँ से क्रॉस करेगा, इसलिए इसका नाम क्रॉस स्टाफ है। क्या है, क्रॉस स्टाफ। क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो आगे पढ़ लो इसको।
बस केवल का नामांकित रेखा चित्र बताना था, वो आपने बता दिया। अब आती है खरपतवार नियंत्रण की दो विधियां बताइए। तो खरपतवारों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, गुंडों को कैसे मारा जा सकता है खेत में से। तो गुंडों को मारने की विधि है यांत्रिक, सीधी बंदूक मारो धूम, यानी पूरी लई और सीधी उसकी जड़ में खुरपी लगा दी। क्या लगा दी? खुरपी। क्या लगा दी? खुरपी लगा दी। अब उसके बाद खुरपी लगा दी, मर गए। दूसरा बात है केमिकल, सीधे सीधे क्या किया, दवाई डाली, पंप में भर के स्प्रे करी और पूरी घास मर गई। तो ये केमिकल के द्वारा मार सकते हैं, यंत्र के द्वारा मार सकते हैं, और तीसरी हम बोल सकते हैं जैविक। कौन सी? जैविक। जैविक का मतलब होता है कीड़े वगैरह द्वारा, कीड़ा छोड़ दो, बैक्टीरिया छोड़ दो, तो उनसे वो मर जाती है फसल। ठीक है, तो ये जैविक विधि। तीन विधि हैं, एक कौन सी? यंत्र के द्वारा, एक केमिकल के द्वारा, और जीवाणु के द्वारा। कुछ ऐसी बीमारी फैला देते हैं जिससे घास मर जाता है। अब आता है खरपतवारों के दो लाभ। खरपतवारों से क्या क्या फायदे होते हैं हमें। तो देख रहे हैं आप, बथुआ देख रहे हैं, बथुआ से देखो सब्जी बन गई बढ़िया। तो इनसे एक सब्जी के रूप में प्रयोग होते हैं, पशुओं को चारे के रूप में प्रयोग होते हैं, कुछ खरपतवार दवाई के रूप में प्रयोग होते हैं। किसके रूप में प्रयोग होते हैं? दवा के रूप में। अब हम बात करते हैं इसकी चारे के रूप में। पहले कौन से हैं? चारे के रूप में है। तो चारे के कुछ खरपतवार जैसे दूब घास है, हिरणखुरी आदि है, सरसों में जाते हैं ना, लंबी लंबी बेलों जैसी होती है, हिरणखुरी। कौन सी खुरी? हिरणखुरी। इसका नाम हिरणखुरी क्यों है? क्योंकि जो सरसों का पेड़ होता है ना, उस पर लपेटा बनते हैं, उसको लपेट के ऊपर चढ़ जाती है, उसकी पत्ती ऐसी होती है, ऐसी। और ऐसा होता है हिरण का खुर। हिरण का खुर है ना, भैंस का नहीं होता ऐसा, हिरण का होता है। तो ये होती है हिरणखुरी, इसलिए इसका नाम हिरणखुरी बोलते हैं। इसकी पत्तियां हिरण के खुर जैसी होती हैं, इसलिए इसका नाम हिरणखुरी है। ठीक है, चलो ठीक है। हाँ भाई, पशु इसे चारे के रूप में खिलाते हैं। भैंस को डालो, कुटी करके ना वो बढ़िया उसमें मिलाओ, सानी करो, यानी मिक्सर कर दो। अब देखो भैंस दूध दे रही है मस्त। शाम को बढ़िया कॉफी बन रही है, शाम को बढ़िया चाय बन रही है, सुबह चाय बन रही है। ठीक है, क्या हो रही है? ये सब काम हो रहे होते हैं। ठीक है, अब बात ध्यान देंगे हम लोग इसकी। ठीक, अब आती है इसके चारे के रूप में। अब आती है चारे के रूप में, हमने पशुओं को खिला दी। दूसरा सब्जी के रूप में। किसके रूप में? सब्जी के रूप में। बथुआ, चौलाई आदि का प्रयोग मनुष्य द्वारा सब्जी के रूप में खाते हैं। बथुआ की सब्जी बनती है, पराठे बनते हैं मस्त। दूसरा औषधि के रूप में, अनेक खरपतवार औषधि महत्व के होते हैं। जैसे मकोई से पीलिया की दवाई बनती है ना, गोखरू, गाँव में कहते हैं गोखरू छुदे जाते हैं वही वाले, उनके इससे क्या होगा, किडनी की जो स्टोन बन जाती है, गाँव में कहते हैं पकड़ी पड़ेगी फलाना भैया दवाई अच्छी दे तो वो दवाई क्या करे, गोखरू को लाएगा पेड़ और मीड़ क्या नाम दे देगा, और जा दूध में पी घोट के पी ली, तो उससे पथरा चटक जाता है, अर्थात पथरी गल जाती है। ये है बात। ठीक, तो मकोए से आप भी दवाई दे सकते हैं पीलिया की, और गुर्दे के लिए यानी किडनी के लिए भी आप दवाई दे सकते हैं। तो ये हो गया बथुआ। बथुआ से सब्जी बनती है। उसके बाद देखेंगे ये है क्या, मकोए। गाँव में ऐसे काली केवाई कहते हैं, भटा परिवार की भटा जैसे फल लगते हैं, गुच्छों में लगते हैं, और ये इसमें ये जो मिर्ची जैसे इसकी पत्तियां लगी, मिर्ची या भटा जैसी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है हमारे सामने, उत्तम हरियाली। उत्तम हरियाली का मतलब है, ये देखो दिख रही है हरियाली मस्त वाली। तो ये हरियाली जो है ना, उत्तम कब मानी जाएगी? जब देखने में सुंदर हो, चलने में आरामदायक हो, कांटे नहीं हो, कहीं गंजी ना हो, यानी कि ऐसा नहीं है कि हरी कहीं है, कहीं जहाँ मिट्टी निकल रही हो, गंजापन हो, ऐसा ना हो, साइडों फूलों की बेलें हो, ये सब सिस्टम हो, तो ये उत्तम नियोजित हरियाली कहते हैं हरियाली। आप, मैं आपसे ईश्वर से आपको ये दुआएं करता हूँ कि आप लोग पढ़ें और पढ़ के अधिकारी बने, और आपके भी बंगला हो, ऐसे क्या हो, बंगला हो, कार हो, मैडम हो हाथ में, बढ़िया बरसात के दिन हो, और बढ़िया अंदर से कल कल की आवाज आ रही है, सर्दियों के टाइम हो, धूप आ जाए, कुर्सी डाल रहे हैं, मैडम चाय लेके आ जाए, बिस्किट लेके आ जाए, और सर बढ़िया पेपर पढ़ रहे हैं बैठ के, क्या कुर्सी पे बढ़िया, सवेरे न्यूज़पेपर वाला न्यूज़ दे गया, और कुर्सी पे बैठ के आराम से पढ़ रहे हैं, मस्त मजा आ गया। तो ये जिंदगी जीने के सपने देखो, सपने
सपने वे देखना है खुली आंखों से। लोग कहते हैं ना, सपने वे होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं, सपने वो नहीं होते हैं जो सोते में देखे जाते हैं, वो तो टूट जाते हैं। तो क्या बोलेंगे अपन लोग, सपने वो नहीं है जो नींद में देखे जाते हैं, सपने तो वो होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं। तो हम ये सपने देखेंगे तो जरूर आपका मस्तिष्क वहां पहुंचेगा। लोग कहते हैं कि जैसा सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। क्या, जैसा सोचोगे वैसे ही बन जाओगे, और ऐसे साथी के साथ रहेंगे, ऐसे दोस्त के साथ रहेंगे, वैसे ही बन जाओगे। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि भगवान उनको दंड देना जिन्हें मुझे बिगाड़ा है। किसको? मेरे दोस्तों को, जिन्हें मुझे बिगाड़ा है। तो जिम्मेदार कौन है? दोस्त है। क्या है? भगवान उनको सजा देना जिन्हें मुझे बिगाड़ा है। तो ऐसी सजा उनको भी नहीं मिले कि बिगड़े हम भी नहीं और वो भी नहीं। ठीक, तो ये बात ध्यान रखें हम। तो ठीक है, तो हरियाली पूरे साल भर हरी रहे, ये नहीं है कि सर्दियों में हरी है गर्मियों में सूख गई, ऐसी भी नहीं हो, है ना। जो पास से ही नहीं दूर से भी देखने में सुंदर लगे, मजा आ गया। ठीक, ये है। अब देखो आगे, इसके अथवा में हरियाली की लगाने की कोई दो विधि लिखो। तो पहली विधि है बीज की। तो घास लगाने की विधि देखो, बीज द्वारा, बस बीज द्वारा लॉन लगाते समय ये देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो लॉन बीज द्वारा लगा सकते हैं। तो बीज हम लोग खेत में बो देते हैं तो हो गया ये सब, और भी घास है हो गया। बीज द्वारा लॉन काफी समय में बनता है, धीरे धीरे उगता है। यह विधि उन स्थानों पर अपनाई जाती है जहाँ रोपने के लिए पुरानी घास कहीं नहीं है तब। चलो ठीक है, अगला है घासों को सूराखों में लगाना। आपने देखे कहीं से घास ले आए, दूब घास, क्या ले आए? दूब घास। अब हमने ये वाला डिबलर ले लिया, क्या लेंगे? डिबलिंग, छेद कर दिए, क्या कर दिए? छेद, और इनमें से ले लेके लगा देंगे, और पानी डाल लो 2-3 दिन अभी चाहिए, जैसे इसमें जड़ें निकल आएंगी और ये हरा हो जाएगा। तो ये हो गई डिबलिंग विधि। क्या हो गई? डिबलिंग। इस तरह से मैंने आपको दो विधि आपको लॉन लगाने की बता दी। दो पूछी हमने, दो बता दी, चार पूछ ले तो चार बता देते, आठ पूछ ले तो आठ बता देते, हमें क्या दिक्कत है। अब इसके अथवा में आम में एकांतर फलन के दो कारण बताओ। एकांतर फलन होती क्या, वो समझो। आम में क्या होता है, एक साल पूरे पेड़ में आम आ जाते हैं, दूसरे साल नहीं आते, फिर अगली साल एक छोड़ के आते। एक एक साल के अंतर से आना एकांतर फलन होता है। तो वैज्ञानिकों ने इसे सर्च करी कि इसमें होता क्या है, आखिर एक साल क्यों है। तो कुछ वैरायटी ऐसी होती हैं, ये मानती हैं कि नहीं, एक बार मैं थक गया यार, फल बहुत दे दिए, अब नहीं दूंगा, इस साल तो आराम करूंगा, क्योंकि मेरे पोषक तत्व तो फलों में चले गए, मेरा कार्बन फलों में चला गया। अब इन साल क्या करूंगा, मैं इकट्ठा करूंगा, या इन साल तो मैं अपनी ग्रोथ करूंगा। जिस साल आम में फूल आते हैं उस साल उसमें नई ग्रोथ नहीं होती, नई कोंप नहीं आती। अर्थात हम कह सकते हैं जो फूल आते हैं वो 10 से 12 महीना पुरानी शाखा होती है, उसी में फूल आते हैं, कभी नई शाखा में फूल नहीं आते आम में। तो नई शाखा यदि कोंप दे दी तो अगले साल जाके हम देगा, तब तक ये शाखा कितनी पुरानी हो गई, लगभग 10 से 12 महीना पुरानी। ये कहना, तो ये कुछ बातें हैं वो समझें। अत्यधिक फलवार, उसका कहना है कि जिस साल में अत्यधिक फल देता हूँ तो क्या होता है, जब कोई पेड़ एक वर्ष में बहुत अधिक फल दे देता है तो उसकी ऊर्जा यानी पावर, पोषक तत्व अत्यधिक कैसे हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं। इससे अगले वर्ष पेड़ में फूल आना और फल लगने की क्षमता कैसे हो जाती है, कम हो जाती है। एक रीजन तो ये बताया। अब मैं ऐसे समझ लो कि इन साल मोड़ी की शादी करी, बहुत सारा तो दहेज में चला गया पैसा, अब कहोगे यार बिल्डिंग बना लो शादी के बाद, यार पैसे नहीं बचा, ये है कहानी। अगली साल फसल आ जाएगी, अगली साल बिल्डिंग बनाएंगे। पोषक तत्वों की कमी, जब लगातार फल देंगे तो पोषक तत्वों की कमी आ सकती है। पोषक तत्वों के विशेष रूप से नाइट्रोजन, सूक्ष्म पोषक तत्व, इनकी मानव तत्वों की कमी पेड़ की वृद्धि, फल देने की क्षमता को प्रभावित करती है। और एक और मेन रीजन है सीएन अनुपात। क्या? सीएन अनुपात बिगड़ना या खराब होना, ये बात जरूर लिख देना। सीएन अनुपात जब बिगड़ जाएगा यानी कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात बिगड़ जाएगा तो आम में फल नहीं आते। जैसे कि हम बात करें कि बढ़िया सब्जी बनाई है, खूब मिर्ची मसाले डाले हैं और नमक डालना भूल गए, तो सब्जी तो खुशबूदार है, शानदार है, तरी पर रही है, मस्त है, लेकिन खा के देखा तो परस्त है यार, फिर नमक डालेंगे। तो ऐसे ही सीएन अनुपात बिगड़ने से दिखेगा आम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो
अंदर से गड़बड़ है तो वो उसमें फूल नहीं आएंगे। ठीक है, नाइट्रोजन ज्यादा हो गई, क्या हो गई, नाइट्रोजन ज्यादा हो गई तो वो जहाँ फूल आने थे तभी वो कोंप दे के नया बढ़ जाए। गाँव में कहते हैं भाई सर ये ज्यादा वृद्धि कर रहा है, गर रहा है, क्या हो गया, गर रहा हो भैया, खराब हो। ठीक, ऐसे है। अब आती है बात हमारे सामने, इसको समझें कैसे। देखो, जिस बार उसने फल दिए, 1 ईयर लिखा ना, ऑन ईयर, फल देने की वर्ष होती है, क्या होती है, फल देने की वर्ष होती है। दूसरी बात आती है, दूसरी साल ऑफ ईयर आ गई, इस समान इसमें एक आध दो फल आए, बाकी उसने पत्तियां बढ़ा दी, फिर उसने फिर फल दे दिए, तो क्या हो गई, कौन सी आ गई, ऑन ईयर आ गई। फिर उसने क्या दे दिया, ऑफ ईयर आ गई, यानी इसमें क्या नहीं दिया उसने, वृद्धि कर ली, फल नहीं दी। तो ऐसा इनका एक एक साल के अंतर से, एक एक साल के अंतर से एकांतर फलन, एक साल के अंतर से फल देना, एकांतर फलन, ये है इसका अर्थ। ठीक है, चलो ठीक है, अगला अथवा में एक प्रश्न है इसका कि नींबू वर्गीय फलों के कई दो रोगों के नाम लिखो। तो नींबू वर्गीय फलों में दो रोग लग जाते हैं, गमोसिस, वंशी गमोसिस। गमोसिस का मतलब है नींबू की जो डालियां होती हैं उन पे अपन हाथ धर के देखें तो गोंद निकल आती है ना, क्या लाती है, गोंद, तो वो होती है गमोसिस। ठीक है, गमोसिस किसके कारण लगती है, फफूंदी के कारण। दूसरा साइट्रिक ट्रिस्टेजा, ये वायरस के कारण होता है। तो दो बीमारी आपको बताना है, गमोसिस है ना, फंगस से होती है, साइट्रिक ट्रिस्टेजा होती है जो वायरस से होती है। एक फफूंद की बीमारी लिख दी और एक अपना वायरस की बीमारी लिख दी। इस प्रकार से हमारे पास जी आ गया। अब आता हमारे साथ फल एवं सब्जी खराब होने के कारणों के नाम बताइए। तो फल और सब्जी खराब करने वाले होते कौन है, उनके नाम जानेंगे, है ना, कारण जानेंगे। तो फल सब्जी किसके कारण खराब होती है, तो हमने चार नाम बताए, फफूंदी लग जाती है, तो फफूंदी लग गई है। संतरा भी से जहाँ गीलापन हुआ वहां फफूंदी लग रही है। दूसरा जीवाणु, जीवाणु लगने से ऐसी स्थिति बन जाती है, गले गले से दिखते हैं लेकिन जीवाणु पेड़ तो है नहीं, तो बढ़ जाएंगे। फफूंद तो एक बार लगती है पेड़ जैसे होते हैं तो बड़ा दिखने भी लगती है। दूसरी आती है एंजाइम। एंजाइम क्या करते हैं, फलों को पकाते हैं, पहले पका के फिर सड़ा देते हैं, जैसे ये देखो पक गए और सड़ गए, जी आ गए अंदर से। अब आती है फफूंद, वो एंजाइम क्या नाम, ईस्ट, ईस्ट या खमीर। आपने देखा होगा जलेबी बनाते हैं तो जलेबी वाला पाक कैसे सड़ जाता है ना, जलेबी वाला पाक, तो ये ईस्ट ऐसी होती है, क्या होती है, ईस्ट, फर्मेंटेशन का काम करती है। ऐसे ही फल नींबू वगैरह, और उसको पकड़ते हैं तो फुल रह जाता है और गंदा होने लगता है वो, तो ये ऐसी ईस्ट सड़ा देती है उसको। तो फलों को सड़ाने में कौन, चार चीजें भाग ले रही है, नंबर एक फफूंदी, नंबर दो जीवाणु, जीवाणु को बैक्टीरिया बोलते हैं, एंजाइम और ईस्ट या खमीर। ठीक है, अब आता है 12वां अथवा, दीर्घकालीन या स्थायी फल परिरक्षण और सब्जी परिरक्षण की दो विधियां देखो, यानी लंबे समय तक फल रखे रहें, क्या, लंबे समय तक फलों को क्या करें अपन लोग, परिरक्षित करके रख लें। तो कैसे रख सकते हैं अपन लोग, तो इसमें दिए दो विधि, फल एवं सब्जियों को सुखा करके या पानी निकाल करके। सुखाने का मतलब है निर्जलीकरण, बिना जल के करना, निर्जलीकरण। कई बार आपने सुना होगा समाज में निर्जल गैस से उपासे रहते हैं लड़के, क्या रहते हैं, निर्जल गैस। निर्जल गैस का मतलब क्या है, बिना जल के पूरे दिन रहना। तो निर्जल ग्यास के लोग व्रत रखते हैं और व्रत में वो पूरे दिन पानी नहीं पीते। गर्मियों का दिन होता है उस समय, तो एक हमारे दोस्त थे, उनके मिलने वाले का रिश्तेदार निपट गया। कैसे निपटा, वो पूरे दिन तो जो है वो निर्जल ग्यास से उपास हो रहा भैया, भजन भजन करते रहे, पानी नहीं पिया। जब हम बोलते हैं तो मुंह से क्या निकलती है, भाप, पानी की कमी पड़ी, और टाइट करता रहा, टाइट करता रहा, प्यास लगती रही पर वो नहीं छोड़ा। जैसे ही टाइम हो गया कि नहीं साहब अब तो व्रत तोड़ना है, तो भैया ठीक है, और जाकर सीधी बाना कुछ नहीं करो, सीधा पानी पी लिया। पानी पिया उसने दम से, अब आ गया मारा। थोड़ी देर बाद उसका मचलाया और धै वॉमिट, धै वॉमिट, धै दस्त उसने, क्योंकि बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया, पानी कम हो गया। जब पानी कम हो गया तो निर्जलीकरण हो गया, इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन, सेल्स ने मरना चालू कर दिया। और भैया तुरंत डॉक्टर के लेकर पहुंचे, वहां थोड़ा इलाज चला लेकिन मर गए। तो इस तरह से पानी की बॉडी में कमी पड़ी तो मर जाएंगे। तो जब हम फसलों फलों को सुखा लेंगे तो इसमें कोई जीव जिंदा रहेगा क्या, मर जाएंगे। तो सुखा कर के हम लंबे समय तक उन्हें जीवित रख सकते हैं।
दूसरा रासायनिक पदार्थ। अब जो केमिकल ऐसा डाल दो कि कोई जीवाणु जिंदा ही नहीं पाए, जैसे नमक डाल दिया, नमक से बैक्टीरिया फफूंद सब मर जाते हैं। ठीक है, तो हल्के कीटाणुनाशक होते हैं, सोडियम बेंजोएट वगैरह, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, हल्के कीटाणुनाशक होते हैं, उन्हें डाल देते हैं तो उससे क्या होता है, वो हल्के जीवाणु मर जाते हैं। जैसे जी अचार बनाया हमने, अचार में जो घोल बनाया ना उसमें सोडियम बेंजोएट मिला हुआ है जी। सोडियम बेंजोएट क्या करेगा, बहुत ही हल्का कीटाणुनाशक होता है, जो भी कीटाणु उसमें होंगे वो सब मर जाएंगे। क्या हो जाएगा, सब मर जाएंगे। और हम खाएंगे तो हम बड़े जीवाणु हम नहीं मर पाते। ठीक है, क्या है, बड़े जीवाणु हम नहीं मर पाते, तो ये होता है इसकी कारण। चलो ठीक है, इस प्रकार से अब इसका क्वेश्चन नंबर 13 से इसको अगले लेक्चर में करेंगे।